इस जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आया, तो हमें इसकी एनर्जी बतानी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है, v स्पीड से मूव कर रहा है एंड ओमेगा है, तो जस्ट वहां से फ्लैट सरफेस पे आया है। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें फाइंड करनी। तो पहले जब हमने यहां से रिलीज किया तो फाइंड वी एंड ओमेगा, फाइंड वी एंड ओमेगा, ये है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स acting on disk on horizontal ground, ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये फाइंड करना है। और म्यू, मिनिमम म्यू फॉर रोलिंग, वो सारी चीज़ें जो कि हमने लास्ट में फाइंड किया था जनरल फार्मूले के लिए, उसको भी जस्ट एक क्विकली जो है कि म्यू मिनिमम क्या है फॉर प्योर रोलिंग, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, दोनों पॉइंट पे। जब वहां से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गए तो क्या हो, टॉप पे है तो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, इट्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, अल्फा, ये सब कुछ फाइंड करना है। तो एक्सेलेरेशन तो बता सकते हो। एक्सेलेरेशन के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखना है। इक्वेशंस कौन कौन से, ट्रांसलेशन के एंड रोटेशन के। किसी भी पॉइंट पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले तो ये सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, पिछली क्लास में जो सॉल्व किया था सेम चीज़ है। डिस्क है, डिस्क से यहाँ से इस पे एम जी एक्ट कर रहा होगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स अप द प्लेन है, अप द प्लेन है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे कि एम जी साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर टॉर्क अबाउट वर्टिकल वाले से कुछ ज़्यादा हमें कुछ मिलेगा नहीं, एन इक्वल टू बस एन की वैल्यू पता चल जाए। रोटेशन के लिए रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसका है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है। तो फ्रिक्शन का। रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन है। तो अगर कोई ऐसा पूछता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, then is it possible to roll the object, is it possible to pure rolling of the object तो if it is released on the smooth surface? अगर नो इस सर। स्मूथ नो सरफेस सर। पे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, हम फोर्स अप्लाई करें दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे रोलिंग क्या हमने फोर्स अप्लाई किया है, नहीं। यहाँ पे अपने आप हमने रिलीज कर दिया, फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो प्योर रोलिंग करता हुआ आ जाएगा। बट अगर स्मूथ सरफेस पे अपने आप प्योर रोलिंग के कोई भी चांस नहीं है। तो टॉर्क फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो कि रोटेशनल मोशन करा रहा है, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू हो जाएगी, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, ये है आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्योर रोलिंग से कंडीशन है अल्फा आर, अल्फा आर, ये हमारे इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए अल्फा, यहाँ पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये 1 2 3 एंड 4। तो 3 4 से अल्फा आर की जगह ए पुट करेंगे, और 1 3 को ऐड कर देंगे, जो 1 और 3, 1 एंड 3 एंड 4, इनको कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई टू, ये हो जाएगा 3 ma/2, एम ए कैंसिल आउट होगा, एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 2g साइन थीटा बाई 3। अगर यही हम स्मूथ सरफेस से इस डिस्क को रिलीज करते, स्मूथ सरफेस से डिस्क को रिलीज करते, तो सिर्फ ट्रांसलेशन होता, रोटेशन नहीं होता, ट्रांसलेशन होता, तो क्या होता, वो एक्सलेशन जी साइन थीटा होता। रोलिंग के केस में क्या हो रहा है, ये 2g साइन थीटा बाई 3 है। तो ध्यान से देखना है, पता चला कि दिया हुआ है कि डिस्क इज रिलीज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और तुमने डायरेक्टली ये एक्सलेशन लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ये जो एक्सले फ्रिक्शन 0, सो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए बाई 2, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा बाई 3, एम जी साइन थीटा बाई 3। डायरेक्शन ये पॉजिटिव आया है, हमने अप द प्लेन ही माना है, तो अप द प्लेन माना है तो एफ अप द प्लेन हो जाएगा, तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यस सर। मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग, किस प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग होनी चाहिए, लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई 3, एम जी साइन थीटा बाई 3 लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कैंसिल, और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 3 3 10 म्यू, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 3, tan थीटा बाई 3, सो म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग इज इक्वल टू tan थीटा बाई 3। तो जो भी होगा, मान लो 45 डिग्री गिवन होगा तो 1/3 रिक्वायर्ड होगा, 60 डिग्री गिवन होगा तो 1/√3 रिक्वायर्ड होगा, तो अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू अगर गिवन होती है तो हम फाइंड कर लेंगे म्यू मिनिमम। फ्रिक्शन हो गया, एक्सलेशन हो गया, म्यू मिनिमम हो गया, ए अल्फा सब कुछ हो गया। अब वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए या तो हम यहाँ से टाइम फाइंड कर लें कि कितना टाइम आया, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अगर याद करोगे तुम्हारे पास इक्वेशन कौन कौन से हैं, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक है काइनेमेटिक्स का अप्रोच। काइनेमेटिक्स का अप्रोच है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करना, या a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी अप्लाई करना, और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेमेटिक्स से यहाँ पे एक्सलेशन तो ए हमें पता है, ये पता है ए से वेलोसिटी वर्क निकाल, एनर्जी थ्योरम और इजी रहेगा। बट mgh इज इक्वल हम टू जो है, हाफ mv स्क्वायर। हाँ एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर सबसे बड़ा जो है, तो यही क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन आया था केवीपीवाई में, लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है। तो ऐसे देख के लगता है कि अरे क्या है, ये तो हम कर ही लेंगे। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से जो आंसर आया था वो भी ऑप्शन में था, बट एम जी एच हमें अप्लाई नहीं करना है। अब दिमाग में आएगा क्यों, क्यों अगर स्टेप वाइज सोच के अप्लाई करोगे तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय, अगर डिस्क रोल करते हुए ग्राउंड पे आ रहा है, डिस्क रोल करते हुए ग्राउंड पे आ रहा है, तो क्या क्या कौन कौन से फोर्सेस होंगे, नॉर्मल फ्रिक्शन भी प्लस इंक्लूड ग्रेविटी करेंगे हम लोग। प्लस फ्रिक्शन फ्रिक्शन। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड ग्रेविटी, इतना ही है। दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। अब सारे फोर्सेस का वर्क डन हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों देखेंगे, ऐसे देखते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है। ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी के वर्क डन के लिए हमें चेंज इन हाइट देखना है, चेंज इन किसकी हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट। क्या सेंटर ऑफ मास की इनिशियल और फाइनल पोजीशन में h का डिफरेंस है या h माइनस आर का डिफरेंस है, h माइनस r। h माइनस r। यहां से और यहां में सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज हमेशा देखना है। टोटल हाइट ग्राउंड से दी हुई है h, सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितना चेंज हुआ, h माइनस आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी एच माइनस आर।
रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज देखना है तो सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, वहां से फाइंड करोगे। ये पॉइंट पता है लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, तो mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा है भाई? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है, क्या वो पॉइंट डिस्प्लेस उस मोमेंट पे तो वो रेस्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, प्योर रोलिंग है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। नेक्स्ट मोमेंट पे दूसरा पॉइंट आ रहा है, फिर से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। जैसे बताया हुआ कि वॉकिंग के प्रोसेस में पर्सन मूव करता है बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है जितने भी ड्यूरेशन तक उसका कांटेक्ट होता है। फीट और ग्राउंड का जो भी कांटेक्ट है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वाला स्टैटिक समझ में नहीं आया क्यों फ्रिक्शन जीरो होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऐसे एक्ट कर रहा है। क्या ये पॉइंट स्लिप कर रहा है? कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वेलोसिटी है? हमें No, sir. वर्क को देखने के लिए क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखना है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। एफ डॉट डी आर में क्लियरली ये बताया है कि यहाँ पे जो डी आर है, दिस डी आर इज पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन में वर्क एनर्जी में बताया कि वॉकिंग में अगर कोई बोलता है कि कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? क्या होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है जितने भी ड्यूरेशन तक है, मान लेते हैं कि 1 मिली सेकेंड तक ये पॉइंट कांटेक्ट में रहा है, उस ड्यूरेशन में तो वो पॉइंट कहीं डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। क्यों डिस्प्लेस नहीं हुआ? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो ऐसे ही होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर वो रेस्ट पे ही रहेगा तो इसीलिए वो सब जीरो ही होंगे वर्क डन। क्या 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 बोलो? सर तो फिर हर काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम लोग काइनेटिक नहीं वही है, सोच सकते हैं। स्टैटिक। काइनेटिक कहाँ बात हो नो रही है? सर, हम अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो उस केस में हम लोग सोच का, सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन में तो वो पॉइंट डिस्प्लेस करेगा, तो वहां कैसे अप्लाई होगा? काइनेटिक तो फ्रिक्शन का मतलब वर्क डन जीरो उस नहीं होगा। टाइम पे भी तो हम लोग सोच सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। पर्टिकुलर मोमेंट नहीं, जिस ड्यूरेशन तक, पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, जो जितने टाइम तक फोर्स एक्ट करा उस पॉइंट, उस टाइम ड्यूरेशन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट स्लिप करता है तो इस पॉइंट का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग है, अगर मान लो स्किड कर रहा है, मान लो कोई पर्सन ही है वो वॉक नहीं कर पा रहा है, तो वॉक नहीं कर पा रहा है, वो जैसे ही अपना पैर रखता है वो फिसल जाता है। तो जितने ड्यूरेशन तक वो फोर्स एक्ट कर रहा है उस ड्यूरेशन में तो वो पॉइंट स्लिप कर रहा है। वैसे ही अगर ये यस। मान लो ये स्लिप कर रहा है तो इसकी अगर कुछ नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी तो ये कुछ तो मूव करेगा, वीडीटी। तो जो फोर्स हाँ एक्ट सर। करेगा उसका कुछ वर्क डन होगा। काइनेटिक के लिए नहीं है, स्टैटिक की बात हो रही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा इस पे? जीरो। जीरो। क्यों? क्यों जीरो? बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हमें कौन सा लिखना है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इंक्लूड करना है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। हाफ mv स्क्वायर और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सारी चीजें देखनी है हमें यहाँ पे, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज किया था। ये होगा इक्वेशन। तो सर यहाँ ये से वाला और एक बार बता दीजिए सर। कौन सा? सर वो जो इक्वेशन लिखे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये होगा mgh माइनस आर, mgh माइनस आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्योर रोलिंग है कि भाई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? v एंड ओमेगा आर दोनों सेम होंगे। प्योर रोलिंग है तो मतलब v, ये ओमेगा आर है और ये v है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे हाफ mv स्क्वायर
और ओमेगा आर की जगह पे v पुट कर दो, प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी प्लस m/4 1/4 एम आर स्क्वायर, तो 1/4 mv², तो ये हो जाएगा 3/4 mgh माइनस आर इज इक्वल टू 3 mv²/4, mm कैंसिल आउट होगा, सो v इज इक्वल टू 4gh माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 का रूट। ये हो गई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर से हम फाइंड कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हाफ mv² इक्वल टू mgh करने से भी ऑप्शन प्रेजेंट था, मतलब इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस वैल्यूज गिवन थी। पहला की पॉइंट कि रिजिड बॉडी के वर्क डन में सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज देखना है, सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितना चेंज हुआ, तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देखनी है। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन का पॉइंट। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स, अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे क्या इस पॉइंट की मूव करने की कोई टेंडेंसी है? जैसे सर ये वहाँ पे जो आर लिखे वहाँ पे 2r नहीं होगा, आप h माइनस 2r। ये सर अलग सेंटर ऑफ मास का हाइट में चेंज। किशोर वैज्ञानिक कैसे? सर एक डाउन में जो जब ग्राउंड को टच करेगा वहां पे एक आर ऊपर रहेगा, और जब वहां से छोड़ा जाएगा वो भी तो आर एक डाउन में रहेगा ना सर, सेंटर ऑफ मास। ये अलग वैज्ञानिक हो गया, ये है एच और ये सेंटर की हाइट, हाइट ग्राउंड से है आर, और पहले सेंटर की हाइट ग्राउंड से है एच, तो चेंज इन हाइट क्या होगी? 2r कौन सा? h तो ये माइनस आ, ठीक है, और कोई डाउट बताओ? क्यों सर? ठीक है, सर इसको हम टॉप मोस्ट पॉइंट से कैलकुलेट नहीं करते हैं? कौन सा टॉप मोस्ट पॉइंट? वही तो बता रहा हूँ, नहीं करते हैं मतलब यस सर। सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज, mg जहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये हुआ। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स कोई बता सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे तो ये v है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा r है और इसकी वेलोसिटी v है। क्या इस पॉइंट की मूव करने की कोई टेंडेंसी है? बिल्कुल नहीं है। इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। ना तो रिलेटिव मोशन है ना मूव करने की कोई टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। 0। बात समझ में आई कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स 0, जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो गया तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, जब फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया तो अल्फा 0 हो गया, जब अल्फा 0 हो गया तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, जब ओमेगा चेंज नहीं होगा तो वी और ओमेगा जो मेंटेन्ड है वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। मतलब वंस रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज ऑलवेज रोलिंग। अगर हमने कोई फोर्स वगैरह नहीं अप्लाई किया है, तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक बार रोलिंग करा दी, एक बार रोलिंग की कंडीशन मीट हो रही है, तो हमेशा वो मीट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 0। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या रोलिंग पॉसिबल है? हाँ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिल्कुल पॉसिबल है। अभी बोला था मैंने कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग बाय इटसेल्फ is not possible, but on a smooth horizontal surface rolling by itself is possible। कैसे सर? अगर मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराया, एक उसको ऐसे वेलोसिटी दिया और ऐसा ओमेगा दिया कि इस पॉइंट पे v एंड ओमेगा जो है वो मैच कर रहे हैं, ओमेगा r और v दोनों इक्वल हो गए, तो कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। और कौन से फोर्सेस हैं? और भाई नॉर्मल mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में है,
तो जब फ्रिक्शन जीरो है तो फ्रिक्शन ही तो टॉर्क प्रोवाइड करता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा, तो अल्फा जीरो रहेगा तो ओमेगा विल नॉट चेंज, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट रहेगी, ओमेगा आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। वी को चेंज करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि एक्सलेशन नहीं है, तो वी और ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेंगे आइडियली। कहोगे ऐसा तो होता नहीं है सर, हम रोल करा के रिलीज कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद तो जाके रुक जाता है। तो उसका रुकने का रीजन अलग है। ये बात समझ में आ गई? ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ हो या रफ हो, फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं यहां पे। तो ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस रोलिंग बाय इटसेल्फ इज पॉसिबल। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो भी रोलिंग हो रही है, वहां पे भी चलता रहेगा। सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, once rolling is always rolling and frictional force acting is zero in both the cases. समझ पा रहे हो भाई? एस्पायर यस सर। is possible but on a smooth inclined plane, it is not possible. स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रोलिंग बाय इटसेल्फ मतलब हमने एक बार रोल करके छोड़ दिया तब रोलिंग बाय इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। सर बोलो। सर रियल केस में भी फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है? नहीं, फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा है ना। जब पॉइंट मूव करेगा या तो टेंडेंसी होनी चाहिए या तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं है। ना ये मूव करना चाहता है, न मूव करने की इच्छा है, न मूव कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरफ। न पढ़ने की इच्छा है न पढ़ रहा है, दोनों नहीं है। ठीक है, समझ गए पॉइंट? नेक्स्ट चले। यस सर। यस सर। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये सारा कुछ हो गया इसमें। अब हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है एक केस में सोच के, क्योंकि अभी डायनेमिक्स उसका क्लियर है, फोर्स किधर है। दो केसेस हैं। इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अप द प्लेन रोल कराया है, ऐसा मतलब हमने क्या किया, अप द प्लेन ऑब्जेक्ट को रोल करा दिया ऐसे। तो अप द प्लेन यहां पे इसको वेलोसिटी दे दी भी, एंड इसको जो है ओमेगा ऐसे देंगे, ऐसा रोल कराया अपवर्ड। पहला है दिस ऑब्जेक्ट इज रोल्ड अप द प्लेन। सेकेंड केस में वही रिलीज्ड फ्रॉम डाउन द टॉप, released object is released from top, यहां से रिलीज कर दिया, या जैसे मान लो यहां पे भी ऐसे रोल हमने करा दिया वी और ओमेगा, डाउन द प्लेन आ रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन बोथ द केसेस। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में। तो ए ऑप्शन है F1, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स अगर F1 है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F2 है। F1 अप, F2 अप, F1 डाउन, F2 अप, F1 अप, F2 डाउन, और D है
F1 डाउन, F2 डाउन, ए ए हम्म, ए ए ए सर कैसे? सर ये नीचे मतलब वो सेकंड केस में तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा ना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मतलब वेलोसिटी सेकंड से नीचे आएगा। और फर्स्ट वाले में ऊपर जाके कभी ना कभी तो रुकेगा, मतलब फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगा, जिससे कारण एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ओमेगा कम होगा और रुक जाएगा। कभी न कभी रुकेगा का क्या मतलब है? रुकने के बाद नहीं, अभी तो फ्रिक्शन कितना है? ऊपर ही होगा सर। ऊपर ही होगा कहीं से। आंसर पता सर चल गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर सर। ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, सही होने का चांसेस, मतलब जो भावनाओं से अभी जो सोच, अभी के हिसाब से जो सोच के बताएंगे तो उसके हिसाब से ही लगेगा कि फर्स्ट केस में तो हमने, सेकंड केस में तो कैलकुलेट किया ही है। सेकंड केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप द प्लेन है, अप द प्लेन है। फर्स्ट केस में अप या डाउन है, तो अगर ये समझ में आ रहा है कि डाउन द प्लेन आ रहा है, फ्रिक्शन अप है, तो अगर अप द प्लेन जा रहा है तो डाउन है। अदरवाइज सही उसका होगा, हो सके जिसको आंसर पता होगा। तो करेक्ट आंसर है वही ए, कि बोथ द केसेस में क्या है, अप द प्लेन, अप द प्लेन। बट कैसे, उसको हम सोचेंगे ऐसे कि वेलोसिटी है, हम फोर्सेस के बारे में देखते हैं। अगर फोर्सेस का देखते हैं तो वही नॉर्मल होगा, वही mg होगा, और फ्रिक्शन को अभी रहने देते हैं। तो फ्रिक्शन को रहने देते हैं, फ्रिक्शन को हम बाद में दिखाएंगे जिधर जरूरत होगी। तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा, ये mg कॉस थीटा हो जाएगा, ये नॉर्मल है। तो mg साइन थीटा के वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होगा, mg साइन थीटा के वजह से सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो वो जो है वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा तो इस कांटेक्ट पॉइंट को प्योर रोलिंग करने के लिए, अभी तो हमने v इक्वल टू ओमेगा आर मेंटेन कर दिया, तो इस a के वजह से v डिक्रीज करेगा, तो इसको ओमेगा भी डिक्रीज करना चाहिए। ओमेगा डिक्रीज कैसे होगी? अल्फा के वजह से। अल्फा डिक्रीज कैसे होगा? अच्छा, ओमेगा डिक्रीज कब होगा? जब अल्फा ओमेगा के अपोजिट हो। तो ओमेगा के अपोजिट का मतलब कैसे होना चाहिए? ये सेंस हमने दिखाया है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए अल्फा। कि v डिक्रीज हो रहा है तो v डिक्रीज होने की वजह से ये नहीं नहीं समझ सर, में। आप तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड द प्लेन दिखाया है ना, अप द प्लेन। हाँ हाँ, तो सर फ्रिक्शन का डेफिनेशन से वो तो रिलेटिव मोशन को सर अबे अपोज करता है, यार, तो सर कांटेक्ट पॉइंट को देखना है ना, कांटेक्ट पॉइंट। रिलेटिव मोशन कहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये रिजिड बॉडी, इस वेलोसिटी को थोड़ी देखना है, इस कांटेक्ट पॉइंट की। अभी मैंने v एंड ओमेगा ऐसे दिया है कि यहाँ पे ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। अभी इस इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग की कंडीशन मैंने मीट करा दी, तो कभी भी अगर v इज इक्वल टू ओमेगा होगा, प्योर रोलिंग होगा, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? यस अभी तो मैंने सर। v इज इक्वल टू ओमेगा दिया, प्योर रोलिंग कराया, मैं इंटरेस्टेड हूं कि भाई नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे जैसे ही मैं प्योर रोलिंग कराऊंगा, वैसे ही तो फोर्स तो उस पर एक्ट करेगा, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा एक एक्सलेशन दे रहा है, वो एक्सलेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है और प्योर रोलिंग अगर मुझे मेंटेन रखना है, तो ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए। ओमेगा डिक्रीज तभी होगी जब अल्फा किस सेंस में आना चाहिए? ओमेगा के अपोजिट। ओमेगा अभी किस हाँ सेंस सर। में? क्लॉकवाइज। तो अल्फा किधर आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा कौन देगा भाई? ये रोटेशन तो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे इस सेंस में अगर अल्फा जनरेट करना है तो फ्रिक्शन को अप द प्लेन ही एक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो फ्रिक्शन होगा इसमें अप द प्लेन। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी तो देखना ही है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखना है।
वेलोसिटी ये बताती है कि इस मोमेंट पे हमारी वेलोसिटीज इक्वल हैं इस मोमेंट पे, बट एक्सेलरेशन जो है वो नेक्स्ट मोमेंट पे डिसबैलेंस कर देंगे चीजों को। अभी मैं अगर रोल करा के छोड़ रहा हूं तो भाई फोर्स अगर उस पे एक्ट कर रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट पे वो चेंज हो सकता है v इक्वल टू ओमेगा आर ना हो। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो ऐसे हमें सोचना है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे mg sin थीटा एक्सीलरेशन जनरेट करेगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा आर भी बढ़ना चाहिए, मतलब अल्फा ओमेगा के सेंस में होना चाहिए। तो अल्फा जो ये है जिस सेंस में है उसी सेंस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अप द प्लेन। तो इन बोथ द केसेस अप द प्लेन है फ्रिक्शनल फोर्स। समझे? तो इफेक्टिवली जो है हमारे संदीप महेश्वरी का आंसर सही है। हाँ, आंसर पता था नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये है इसका लॉजिक, और ऐसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर पूछी जाएगी तो हम ऐसे सोच के बता सकते हैं। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन एक सेंटर ऑफ मास की हाइट में। अब हम